हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि यूनिट्स क्या होते हैं और हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये बात अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम डायरेक्टली अपने टॉपिक के ऊपर चलेंगे ताकि वो हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ए यूनिट। यूनिट जो है ना, ये क्या चीज़ होती है। इसमें कहता है टू मैयर ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपने मैयर करना हो तो वो कहता है अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज सिलेक्टेड। उसी तरह की एक क्वांटिटी को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है और उसको हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। रेफरेंस के लिए जो है ना उसको यूज किया जाता है एंड दैट रेफरेंस कहलाती है यूनिट। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर हमने मैस की मेजरमेंट करनी है तो हमें पता है कि मैस जो है इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड किलोग्राम। अब हमने मैस की मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड बना लिया है और उस स्टैंडर्ड को क्या नाम दिया है, किलोग्राम का नाम दिया। तो ये किलोग्राम जो है ना, ये क्या कहलाएगा, ये यूनिट कहलाएगा। ठीक हो क्या। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाए कि हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उसकी जरूरत क्यों पेश आई है, हम क्यों सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाते हैं। तो उसके लिए उसने बताया हुआ है, कहता है द बिगेस्ट रीजन, सबसे बड़ी वजह इसकी टू मेक अ सिस्टम ऑफ यूनिट इज नंबर 1 स्टैंडर्डाइज एंड कंसिस्टेंट मेजरमेंट। कि हम तमाम मेजरमेंट्स को क्या कर लें, स्टैंडर्डाइज कर लें और कंसिस्टेंट कर लें, एक तरह का कर लें। ये ना हो कि कभी हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो वैल्यू कभी ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हो, कभी उसकी क्वांटिटी जो है ना वो कम यूज़ कर रहे हो। तो हमेशा से एक ही वैल्यू जो है ना वो आनी चाहिए, और जब वो एक ही वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम उसको क्या नाम देंगे, स्टैंडर्डाइज। ठीक है। दूसरी इसकी रीजन जो है ना वो ये कहता है मोर क्लियर कम्युनिकेशन एंड कंपैरिजन अक्रॉस द ग्लोब। अक्रॉस द ग्लोब मतलब पूरी दुनिया के अंदर मोर क्लियर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने में आसानी हो जाएगी और वो वाजे भी होगा। और साथ में वो कहता है कंपैरिजन करने में भी आसानी होगी और वो वाजे भी होगा। फॉर एग्जांपल फर्ज कर लें कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना इसी मैथ्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि हम मैथ्स जो है ना उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं किलोग्राम के अंदर। ठीक हो गया। अब साथ वाली हमारी कोई कंट्री है वो यूज करता है मैथ्स का एक और यूनिट है, दैट इज ग्राम। ठीक है। अब हम अगर किलोग्राम में चीज लेके जा रहे हैं, वो ग्राम में रिसीव कर रहा है, वो ग्राम में चीज लेके आ रहा है और हम किलोग्राम में रिसीव कर रहे हैं, तो इस जगह पे ना एक प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। ठीक है। सो इस चीज को खत्म करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लिया, वो क्या बना हमारा, किलोग्राम, जिसको हमने यूनिट का नाम दिया। प्लस अब क्लैरिटी हो जाएगी, अगर उसने कोई भी हमें सब्सटेंस जो है वो 1 किलोग्राम सप्लाई करनी है तो हम फौरन अंडरस्टैंड कर जाएंगे, हमें उसे कन्वर्ट करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम जो यूनिट यूज कर रहे हैं उस यूनिट में इसकी कितनी अमाउंट होगी। तो इस वाली सारी प्रॉब्लम से जो है ना वो हमें आज़ादी मिल जाती है अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ना एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो बना लें। इसके बाद ये कहता है कि इट एंश्योर्स एक्यूरेसी इन स्पेसिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। ठीक है। किसी खास किस्म की रिसर्च के अंदर एक्यूरेसी आ जाती है, इंजीनियरिंग के अंदर एक्यूरेसी आ जाती है जब भी आपने किसी भी क्वांटिटी को मैयर करना होता है। और साथ में वो कहता है कि एंड प्रिवेंट्स द एरर्स, और एरर जो है ना उसको हम प्रिवेंट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। एंड मिस अंडरस्टैंडिंग, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं ना उनको भी ख़त्म किया जा सकता है ड्यू टू द इनकंसिस्टेंट यूनिट्स, जब हम इनकंसिस्टेंट यूनिट्स जो है ना उनको यूज़ कर रहे हों। तो यानी कि ये 3 मेजर बेनिफिट्स इसने बता दिए हमें जो कि सिस्टम ऑफ यूनिट से हमें मिलते हैं। नंबर 1 क्या है इसका, स्टैंडर्डाइज और कंसिस्टेंट मेजरमेंट होती है। ठीक हो गया। नंबर 2 वो कहता है कम्युनिकेशन करने में और कंपैरिजन करने में हमें आसानी रहती है। नंबर 3 वो कहता है किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग और इनकंसिस्टेंसी होती है उसको खत्म किया जा सकता है। सो इसलिए हमें सिस्टम ऑफ यूनिट की जो है जरूरत थी। अब आ जाए सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो इवॉल्व किस तरह से हुए। तो ये हमारे पास जो है ना वो एक छोटी सी फ्लो डायग्राम है कि सबसे पहले जो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना था जिसमें डिफरेंट कंट्रीज जो है वो डिफरेंट यूनिट्स यूज करते थे, दैट वाज प्री मीट्रिक सिस्टम। उसके बाद जो है ना फिर जनरेट उन्होंने किया मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम के बाद जो है ना ये आ गए सीजीएस और एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के अंदर जो सी है दैट स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर आ जाएगा ग्राम, और एस जो है ना इट स्टैंड्स फॉर सेकंड। ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम से क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यानी कि एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जिसमें लेंथ के यूनिट को सेंटीमीटर में यूज किया जाता है,
मैथ्स के यूनिट्स जो है वो स्टैंडर्ड में ग्राम यूज किए जाते हैं और टाइम का यूनिट जो है ना वो क्या यूज किया जाता है, सेकंड यूज किया जाता है। इसी तरीके से ये जो MKS सिस्टम है, इस MKS सिस्टम के अंदर मैथ्स लेंथ जो है, सबसे पहले एम जो है वो लेंथ के लिए आ जाएगा, दैट इज मीटर। फिर उसके बाद के लिखा हुआ है, ये मैथ्स की मेजरमेंट के लिए, दैट स्टैंड फॉर किलोग्राम, और एस जो है ना अगेन इट इज फॉर सेकंड। तो MKS सिस्टम बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे सिस्टम को जिसमें हम जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं लेंथ के वो मीटर यूज करते हैं, जो मैथ्स के हैं वो किलोग्राम यूज करते हैं, और जो टाइम के हैं वो सेकंड यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद वो कहता है फाइनली MKS सिस्टम से ही हमने एक नया सिस्टम बनाया जिसको हम नाम देते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, सो अब जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज सिस्टम, वो सिस्टम क्या कहलाता है, सिस्टम इंटरनेशनल, और इसको SI लिखा जाता है। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ सा इसका इंट्रोडक्शन कि हमें यूनिट्स की क्यों जरूरत पड़ी, हमें सिस्टम ऑफ यूनिट की क्यों जरूरत पड़ी, और उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ना वो किस किस तरह से इवॉल्व हुआ। अब आज है जहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिस्कस करना है सिस्टम इंटरनेशनल को। ठीक है, सो इस सिस्टम इंटरनेशनल में वो कहता है कि इन 1960 में एन इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड ऑन द सेट ऑफ डेफिनेशंस। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस के ऊपर उन्होंने एग्री किया, एंड स्टैंडर्ड्स, और कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर उसने एग्री किया, किसके लिए, टू डिस्क्राइब अ फिजिकल क्वांटिटी, ताकि एक फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया जा सके। मसलन वंस अगेन मैथ्स की एग्जांपल लेते हैं कि मैथ्स का हमने स्टैंडर्ड क्या बनाया था, किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम क्या, कितनी अमाउंट ऑफ मैटर जो होगी उसको हम 1 किलोग्राम कंसीडर करेंगे, तो उसके लिए हमने एक डेफिनेशन डिस्क्राइब की। तो वो डेफिनेशन एक्सेप्ट की गई उस इंटरनेशनल कमेटी के अंदर जो कि 1960s के अंदर हेल्ड हुई थी। ठीक है, और फिर एक उसको स्टैंडर्ड बना दिया गया कि 1 किलोग्राम इज दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक हो गया, फिर उसके बाद वो कहता है कि द सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश्ड इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल, और इस तरह से जो सिस्टम बना था उसको हम क्या नाम देते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल का नाम देते हैं, और इसको SI सिस्टम भी बोला जाता है। फिर कहता है द सिस्टम इंटरनेशनल कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ यूनिट्स। क्योंकि हम यूनिट्स की डिस्कशन कर रहे हैं तो इसलिए वो कहता है कि सिस्टम इंटरनेशनल जो है ना वो 2 किस्म की यूनिट्स है ना उसके ऊपर बेस कर रहा होता है। नंबर 1 इसमें होती है, दीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, इनको बेस यूनिट्स कहा जाता है, और दूसरी जो है दोज आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स, इनको डिराइव यूनिट्स कहा जाता है। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो जो बेस क्वांटिटीज होती हैं उनके यूनिट्स को हम बेस यूनिट का नाम देंगे, और जो डिराइव क्वांटिटीज होती हैं उनके यूनिट्स को हम डिराइव यूनिट्स का नाम देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले आ जाए, दैट इज बेस यूनिट्स। सो बेस यूनिट क्या होते हैं, कहता है कि द यूनिट ऑफ द बेस क्वांटिटीज, जो भी हमारी बेस क्वांटिटीज थी उनके यूनिट को हम क्या नाम देंगे, बेस यूनिट का नाम देंगे। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। अब हमें ये पता था कि बेस यूनिट्स जो है ये हैं कितनी तादाद में, तो दीज आर 7 इन नंबर। तो जो बेस क्वांटिटी अगर 7 है नंबर्स के अंदर, तो इनके यूनिट भी फिर कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, विच आर लिस्टेड इन द टेबल 1.1, जो कि 1.1 टेबल के अंदर इन्होंने दिखाए हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज द टेबल, यहाँ पे हमने जो है ना वो इसको डिस्क्राइब कर लिया। सो इस टेबल के अंदर लिखा हुआ है, उसने फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें आ जाएगा नंबर 1 लेंथ, इसका यूनिट स्टैंडर्ड हमने क्या सिलेक्ट किया, मीटर, और उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या आ गई, M। नंबर 2 क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास मैस, मैस का हमने जो स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर किया दैट वाज किलोग्राम, और सिंबॉलिकली उसको केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 3 पे आ जाए, दैट इज टाइम, टाइम का यूनिट हमने सेलेक्ट किया सेकंड, और सेकंड जो है ना उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा एस। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट के लिए आ जाएगा, दैट इज एम्पियर, और एम्पियर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज किया जाता है यूनिट, और के आ जाएगा उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट बन जाएगा कैंडला, और इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनली आ जाओ तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर किया जाता है मोल में, और इसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो MOL यूज की जाती है। ठीक है, सो ये आ जाएंगे हमारे पास नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7, टोटल 7 बेस क्वांटिटीज आ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएंगे दूसरे कॉलम के अंदर इनके यूनिट्स आ जाएंगे, और तीसरे कॉलम के अंदर इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस आ जाएंगी। ठीक हो गया, सो ये थी जी 7 बेस क्वांटिटीज की 7 बेस यूनिट्स। अब इसके बाद आ जाइए हमारे पास है डिराइव यूनिट्स।
डिराइव यूनिट जो है वो बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटी की हमने डेफिनेशन की थी कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बेस क्वांटिटीज, दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से, मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से, किसी भी तरीके से जो है ना आप एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना लें तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डिराइव क्वांटिटी। अब उसी डिराइव क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, डिराइव्ड यूनिट्स का नाम देंगे। फिर वो कहता है कि सिंस एसआई डिराइव यूनिट्स आर इनफाइनाइट इन नंबर, तादाद में कितनी हैं, इनफाइनाइट हैं, तो फिर जाहिर बात है इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उनके यूनिट्स भी कितने होंगे, इनफाइनाइट ही होंगे। ठीक है, तो ये भी उसने लिखा हुआ है, डिराइव यूनिट्स आर इनफाइनाइट इन नंबर, ये इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, एंड सम ऑफ देम आर लिस्टेड इन द टेबल 1.2, कुछ जो है ना वो चंद एक इसके अंदर से 1.2 टेबल के अंदर डिस्क्राइब की हुई है, तो ये टेबल 7 इसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, सो ये देखें, इसमें इसने बताया हुआ सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी का नेम लिखा हुआ है। ठीक है, और कॉलम नंबर 1 के अंदर, कॉलम नंबर 2 में उसका एसआई यूनिट बताया हुआ है, तीसरे कॉलम के अंदर उस यूनिट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, और चौथे कॉलम के अंदर जो है ना इसने बताया हुआ है कि इसके जो यूनिट्स हैं उसको हम बेस यूनिट की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पहली दो फिजिकल क्वांटिटीज इसने बताई है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों बेसिकली जो है ना ये प्योर मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज हैं जो कि बेसिकली एंगल की मेजरमेंट के लिए होती हैं। ठीक है, सो इसमें प्लेन एंगल जो है, जो हम नॉर्मली एंगल थीटा यूज कर रहे होते हैं, 30 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, ये बेसिकली वो एंगल जो है ना वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, और इसको हम सिंबॉलिकली आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बेस यूनिट नहीं होते। ठीक है, ये एंटायरली डिफरेंट कैटेगरी की क्वांटिटीज हैं, लेकिन 1995 के अंदर एक इनकी मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में इन दोनों क्वांटिटीज को, जो कि ना तो प्रॉपरली बेस थी और ना ही प्रॉपरली डिराइव्ड थी, इनको उठा के फिर डिराइव क्वांटिटीज का, डिराइव यूनिट्स जो है ना उसी का पार्ट डिस्क्राइब कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, यहां से जो है ना अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है। नंबर 1 है फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन जो है ना उसको हम सिंबॉलिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ये एंड तक ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, जिनके आपको यूनिट्स और एसआई बेस यूनिट ना फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो याद रखें, आपकी पूरी जो मतलब कह सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर यूनिट्स हैं, उनको बेस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ना आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी, अगर आप ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज के डायरेक्टली बेस यूनिट्स जो है ना वो याद रखें। जैसे आपसे पूछा जाए कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन है, इट्स ओके। फोर्स का एसआई बेस यूनिट क्या होता है, आपको फौरन पता होना चाहिए, इट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें सोचना ना पड़े इसके ऊपर कि न्यूटन जो है ना वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल नहीं होगा। बात समझ आ गई? चलो जी, अब आ जाए नेक्स्ट, दूसरी हमारे पास फिजिकल की क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, वर्क हो जाए या हीट हो जाए, सबका यूनिट जो है ना वो जूल होता है, और जूल को जो है ना हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से, और ये जूल किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू एसआई बेस यूनिट की फॉर्म में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा दूसरा, मतलब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी, उसका यूनिट आ गया और एसआई बेस यूनिट आ गया। अब यहाँ पे आप इसके एसआई बेस यूनिट्स देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल रहा है कि न्यूटन जो है ना वो तब बनता है जब इसके अंदर मैस, लेंथ और टाइम का स्क्वायर जो है ना इसको कंबाइन किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जूल तब बनेगा जब आप इसमें मैस को इंक्लूड करेंगे, लेंथ को इंक्लूड करेंगे, और साथ टाइम जो है उसका, मतलब यहाँ लेंथ का भी स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी और टाइम की जो है ना वो पावर -2 के अंदर आ जाएगी, तो फिर ये जूल बनता है। तो ये हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो हमने डिराइव क्वांटिटीज के लिए पढ़ी थी, कि डिराइव क्वांटिटीज बेसिकली बेस क्वांटिटीज जो कि 2 या 2 से ज्यादा होती हैं, उनके डिफरेंट कम्बिनेशन से मिलकर बनती हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या नाम देते हैं, डिराइव क्वांटिटीज का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? चलो जी, नेक्स्ट आ जाए, दैट इज थर्ड वन, दिस इज पावर। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। वॉट को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, ऐसे ही बेस यूनिट्स की फॉर्म में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड। ठीक हो गया, ये हमने याद कर लिया। उसके बाद आ जाए नंबर 4 के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज।
इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है इसका कूलम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से, और ये इक्वल होता है एम्पियर इनटू सेकंड के। ठीक हो गया। लास्ट में आ जाए, दैट इज प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। पास्कल को पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एस आई बेस यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। सो ये 5 डिराइव क्वांटिटीज यहाँ पे इसने बताई हुई हैं, जिनके यूनिट्स भी दिए हुए हैं और उनके एस आई बेस यूनिट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। चलें जी, नेक्स्ट आ जाए। अब इसमें कहता है कि इन एडिशन टू द बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स, हमने बेस यूनिट्स भी देख ली क्या होती है, बेस क्वांटिटीज थी, उनके यूनिट्स को हम बेस यूनिट कहते हैं, डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम डिराइव यूनिट्स का नाम देंगे। कहता है इसके अलावा देयर आर सम मोर यूनिट्स, कुछ और यूनिट्स जो है ना वो भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जो कि हम डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और उनका स्टैंडर्ड यानी कि एसआई सिस्टम के ना तो बेस यूनिट से कोई ताल्लुक होता है ना डिराइव यूनिट से ताल्लुक होता है, लेकिन वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए डेली रूटीन के अंदर यूज कर रहे होते हैं। ऐसे यूनिट्स को क्या नाम दिया जाता है, ट्रेडिशनल यूनिट्स का नाम दिया जाता है। समझ आ गई? ट्रेडिशन मतलब रिवायती यूनिट्स होंगे, ये हमारे स्टैंडर्ड सिस्टम के यूनिट्स नहीं हैं। हम अपनी डेली रूटीन की चीजों को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए इन्हें यूज करते हैं। सो इसमें आ जाए, सबसे पहले है हमारे पास मैथमेटिकल यूनिट्स। कहता है दीज यूनिट्स आर फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। जैसे अभी आपको ऊपर बताया है कि 2 यूनिट्स थे हमारे, 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक को हम कहते हैं प्लेन एंगल, दूसरे को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो ये उनकी बात कर रहे हैं। दीज आर फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एंगल, एंगल की मेजरमेंट के लिए से यूज किया जाता है। ठीक हो गया। अब उसमें इसने बात की हुई है, कहता है ये डिग्री हो सकती है। आपको पता है कि हम तमाम एंगल्स नॉर्मल कैलकुलेशन के अंदर डिग्री वाला ही यूज करते हैं, लेकिन डिग्री हमारा ऐसा यूनिट नहीं है। एंगल की मेजरमेंट में हमारा जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड रेडियन। अभी हम ऊपर देख के आए हैं। ठीक है। अब फिर डिग्री के बाद क्या आ जाएगा, आर्क मिनट। ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, आर्क सेकंड। ये हमारे लिए कन्वीनियंट होते हैं अपनी बात को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए। जी, नेक्स्ट हम चलेंगे ट्रेडिशनल यूनिट्स फॉर द टाइम स्टैंडर्ड। तो हमें बताया कि स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द टाइम इज सेकंड, लेकिन डेली रूटीन के अंदर हम सेकंड को यूज नहीं कर रहे होते। हम नॉर्मली टाइम जो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं डेली रूटीन के अंदर, दैट इज इन मिनट्स होता है, ऑर्स होता है, डेज होता है, वीक्स आप इसमें से कर सकते हैं, मंथ्स कर सकते हैं, ईयर्स कर सकते हैं। ये वाले टाइम के यूनिट्स डेली रूटीन के अंदर अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, रादर के हम टाइम डेली रूटीन का जो है उसको सेकंड्स के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाए, इसके बाद है फॉर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, लेकिन वो कहता है कि डेली रूटीन के अंदर हम वॉट पर मीटर स्क्वायर यूज नहीं करते, हम एक लॉगरिथमिक यूनिट यूज करते हैं जिसको बेल कहा जाता है। बेल बेसिकली अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम के ऊपर यूनिट जो है रखा गया था। ठीक है। अब इन दोनों की आपस में कन्वर्जन क्या है, तो वो यहां पे हमने लिखी हुई है कि 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁴ बेल्स जो है इसके इक्वल आता है। तो अगर आपके पास जो है वो डेली रूटीन के अंदर कोई आप इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर कर रहे हैं, तो आप उसको बेल में या डेसिबेल के अंदर ही रिकॉर्ड करेंगे, और बाद में जब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा तो उसको हम वॉट पर मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाए, दैट इज द ट्रेडिशनल यूनिट फॉर द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का हमें यूनिट पता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, दैट इज क्यूबिक मीटर, लेकिन हम डेली रूटीन के अंदर वॉल्यूम मेजर करने के लिए लीटर यूज कर रहे होते हैं। जैसे आप लोगों ने किसी भी लिक्विड पैक, जैसे दूध का डब्बा होता है या फिर ये बॉटल्स होती हैं, इसके ऊपर आपने क्वांटिटी लिखी होती है, दैट इज मिलीलीटर्स में लिखा होता है या लीटर्स के अंदर लिखा होता है। अब वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, लेकिन डेली रूटीन के अंदर जो है ना इसको अंडरस्टैंड करना आसान है, रादर देन के हम लाइक जैसे आप कहते हैं कि फर्ज करें आप किसी मिल्क की शॉप पे जाते हैं और उसे कहते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर दूध जो है ना वो पैक कर दे, तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि हम उससे कितनी अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी के अंदर दूध की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे ही कहेंगे कि मुझे 2 लीटर, 3 लीटर या 5 लीटर दूध चाहिए, तो वो फौरन जो है ना वो समझ जाएगा आपकी बात को। तो ये जो ट्रेडिशनल यूनिट्स होते हैं ये एसआई सिस्टम का पार्ट नहीं होते, लेकिन हमारी डेली रूटीन के अंदर बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है। तो ये नेक्स्ट इसने इसकी कन्वर्जन लिखी हुई है कि 1 लीटर जो है किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ क्यूबिक मीटर, या इसको हम 1/1000 क्यूबिक मीटर भी कह सकते हैं।
इसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारा यूनिट जो है दैट इज फॉर द मैस। अब मैस का स्टैंडर्ड यूनिट सबको पता है दैट इज किलोग्राम, लेकिन वो कहता है कि मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स के लिए अगर आपने मैस का यूनिट यूज करना है तो वहां फिर किलोग्राम यूज नहीं करते, वहां पे हम बिगर यूनिट इसका यूज कर रहे होते हैं दैट इज इन टन, या फिर उसको मीट्रिक टन कहा जाता है। और 1 टन या 1 मीट्रिक टन जो है वो कितने किलोग्राम के इक्वल आता है, तो वो आ जाता है 1000 किलोग्राम के इक्वल। इसी तरीके से अगर आपने एटॉमिक लेवल के ऊपर मैस की मेजरमेंट करनी हो तो वहां पे फिर हम एटॉमिक मैस यूनिट को यूज करते हैं, जिसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 1.66 10 रेज पर -27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये जो है ना वो इसकी कन्वर्जन है, ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है। इसके बाद आ जाए हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है ट्रेडिशनल यूनिट दैट इज फॉर एनर्जी। एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट सबको पता है दैट इज इन जूल, कैपिटल जे से इसको लिखा जाता है। लेकिन जब भी आपने रेडिएशंस की एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी होती है या डिस्क्राइब करनी होती है, जैसा कि हम विजिबल लाइट की एनर्जी की बात करें तो वो जूल में मैयर नहीं उसे किया जाता, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैयर किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट ट्रेडिशनल यूनिट जो कि हम स्टैंडर्ड यूनिट जूल की जगह पे यूज कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आपने शेल्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करनी है तो वहां पे भी हम जूल की जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। अब इसकी कन्वर्जन क्या है, जूल के साथ रिलेशन इसका क्या बनेगा, तो वो ये हमारे सामने लिखा हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 19 जूल, और 1 जूल जो है ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये भी आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आ जाए दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड द स्पीड इन सी एंड मेट्रियोलॉजी। मेटीरियोलॉजी बेसिकली वो ब्रांच है जिसमें हम वेदर को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने डिस्टेंसेस और स्पीड की बात करनी है कि अगर हमें सी में स्पीड की बात करनी हो तो स्पीड हमें पता है उसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहां पे स्पीड की मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है दैट इज नॉट, इसको नॉट लिखा जाता है। और 1 नॉट जो है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड। यहां हम इसको लिख सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू किसके इक्वल होती है, रफली ये 2 नॉट्स के इक्वल होती है। ठीक है, अब यहां नॉट यूज करना ज्यादा फिजिबल है एज कंपेयर टू कि हम मीटर पर सेकंड के अंदर जो है वो शिप की स्पीड है उसको मेजर कर रहे हो। इसी तरीके से अगर आपने डिस्टेंस मेजर करने होते हैं तो डिस्टेंस जो है वो नॉर्मली हम मीटर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है उसमें मेजर कर रहे होते हैं, लेकिन समंदर के अंदर वो कहते हैं जब भी आपने डिस्टेंस की मेजरमेंट करनी है तो वो नॉटिकल माइल में मेजर किया जाता है। ठीक है, अब 1 नॉटिकल माइल जो है ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1852 मीटर्स के इक्वल होता है, या अगर आप इसे किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.852 किलोमीटर के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद आज नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है ट्रेडिशनल यूनिट है दैट इज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एरिया फॉर द लैंड। अब एरिया का यूनिट हमें पता है दैट इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन लैंड की जहां पे बात आ जाती है तो वहां पे उसकी मेजरमेंट में हम एकड़ यूज कर रहे होते हैं या हेक्टर यूज कर रहे होते हैं। अब 1 एकड़ किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1.160 मरला के इक्वल होता है, और 1 हेक्टर जो है दैट इज 395.4 मरला के इक्वल आ जाती है। ठीक है, सो अगर आप जमीन के लिए ये बात करेंगे कि ये जगह इतने मीटर स्क्वायर में है तो हो सकता है कईयों को ये बात समझ ही ना आए, लेकिन अगर आप उसे कहेंगे कि ये 160 मरला है या ये 1 एकड़ है तो वो बात जो है ना वो आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, सो इसलिए वंस अगेन कि जो हमारे ट्रेडिशनल यूनिट्स हैं वो डेली रूटीन के अंदर बात को इजीली अंडरस्टैंड करवा देते हैं। फाइनली आ जाए हमारे पास फॉर द माइक्रो लेंथ एंड माइक्रो एरिया। माइक्रो लेंथ फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट मीटर यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम यूनिट यूज कर रहे होते हैं दैट इज एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। इसके अलावा और भी यूनिट यूज किया जाता है डिस्टेंस का, दैट इज फॉर द डायामीटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और उसको हम लिखते हैं 1 फर्मी। ठीक है, और 1 फर्मी किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये दो वैल्यूज जो है ना ये आपने याद रखनी है, एक फर्मी और दूसरा एंगस्ट्रॉम, ये दोनों लेंथ के यूनिट होते हैं या डिस्टेंस के यूनिट होते हैं। एंगस्ट्रॉम को यूज किया जाता है डायमीटर ऑफ एटम की मेजरमेंट के लिए, जबकि फर्मी को यूज किया जाता है डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस की मेजरमेंट के लिए। ठीक है,
फिर आ जाए, अगर आपने माइक्रोस्कोपिक एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया का मीटर स्क्वायर यूनिट यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो नया यूनिट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड बार्न, और 1 बार्न जो है किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ट्रेडिशनल यूनिट्स जिनको हम यूज कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स इन आवर डेली रूटीन, और ये हमें बात जो है वो जरा ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करवा देते हैं। सो यहाँ तक है हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो फिर लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।